दोस्तों, इंसान आज इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे कदम चांद तक पहुंच चुके हैं और ये कारनामा इंसानों ने आज से 50 साल पहले भी करके दिखाया था। लेकिन एक मलाल अभी भी इंसानों को है कि हम इंसान अभी तक किसी दूसरे ग्रह पर अपने कदम नहीं रख सके हैं। लेकिन अब वो समय दूर नहीं है जब इंसान मार्स तक जा सकेंगे, क्योंकि नासा ने एक ऐसा इंजन बना लिया है जिससे हम सिर्फ 100 दिनों में ही मार्स ग्रह तक पहुंच सकते हैं। तो क्या है ये न्यूक्लियर इंजन टेक्नोलॉजी और इंसान कब तक पहुंचेगा मार्स ग्रह तक, और आखिर इसमें किन किन परेशानियों से हमें जूझना होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक, ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना पाए। और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जाने वाले हैं मार्स तक, सीधी बात है। चलिए आपको बता दें कि पिछले 100 सालों में स्पेस ट्रेवल को लेकर हमने काफी तरक्की करी है, क्योंकि इससे पहले 1657 में तो लोगों को लगता था कि पटाखों की मदद से किसी भी रॉकेट को आसमान में भेजा जा सकता है। वैसे ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पटाखों में बारूद को जलाया जाता है ना, ठीक उसी तरह से हम फ्यूल को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और स्पेस में चले जाते हैं। अब यहाँ तक कि आज के समय में सबसे पावरफुल रॉकेट भी केमिकल कंबशन मेथड पर ही काम करता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पेस इंजन रॉकेट में ही नहीं बल्कि हर तरह के इंजन में यूज होती है। अब बात करें अगर स्पेस इंजन की, तो इसमें होता यह है कि इसके अंदर कंट्रोल्ड और कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, जिसकी मदद से रॉकेट हवा में जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर मेथड सेम ही है तो रॉकेट्स की स्पीड अलग अलग क्यों होती है, और क्या हम अपनी बाइक के इंजन से रॉकेट बना सकते हैं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इंजन बहुत ही पावरफुल होते हैं। और रही बात अलग अलग स्पीड की, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे साइंटिस्टों ने दिन रात मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए फ्यूल से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने और उसको कंट्रोल करके उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने, यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका ढूंढ निकाला है। अब देखिए, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि रॉकेट साइंस किन लॉस पर काम करता है। कोई भी रॉकेट फंडामेंटली एक ही लॉ पे काम करता है, जो कि है न्यूटन का थर्ड लॉ। इस लॉ को तो आप जानते ही होंगे ना कि हर एक्शन का एक बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर होता है। बेसिक केमिकल इंजन्स में फ्यूल के तौर पर लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। इन दोनों लिक्विड्स को एक कंबशन चैम्बर में डाला जाता है, जहां पर इनके कंबशन से एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। सिंपल सी बात है। इसके बाद इसमें जो भी हीट निकलती है उसे रॉकेट के नीचे लगे कोन शेप्ड नोजल से बाहर निकाल दिया जाता है। इस नोजल को कोन शेप्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में कंसंट्रेट किया जा सके, और यहीं पर काम आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। यहाँ पर नीचे की तरफ निकलती एनर्जी रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करती है, जिसे कहा जाता है थ्रस्ट। रॉकेट जितना ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, रॉकेट उतनी ही तेजी से ऊपर जाता है। अब ये केमिकल कंबशन सालों से हमारे रॉकेट्स में यूज हो रहा है। हालांकि हमने इस टेक्नोलॉजी को बहुत हद तक अपग्रेड तो कर लिया है, लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम फ्यूल को जलाकर उसकी सिर्फ 1/3 एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पाते हैं। इसी के साथ ही ये केमिकल रॉकेट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं, और इतना कॉस्टली होने का सबसे बड़ा कारण इनका फ्यूल होता है। इसी के साथ ही इस टेक्नोलॉजी से स्पेस में ट्रैवल करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि ये यहाँ धरती पर हमें चाहे जितने ही फास्ट लगते हों, लेकिन स्पेस में ये स्पीड बहुत ही कम होती है। इसको आप इसी बात से समझ लीजिए कि हमारा सबसे तेज रॉकेट फॉल्कन हैवी मार्स तक पहुंचने में 7 महीने का समय लेता है। जी हाँ, मतलब कि जिस एस्ट्रोनॉट्स को मार्स तक इस रॉकेट पे भेजा जाएगा उसे 7 महीने बिना ग्रेविटी के बिताने होंगे। अब आपको बता दें कि स्पेस में सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड वलेरी पोलियाकोव के नाम है, जो कि एक रशियन कॉस्मोनॉट थे। लेकिन ये रिकॉर्ड इन्होंने मजबूरी में बनाया, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। ये पूरे के पूरे 15 महीनों तक स्पेस में थे, जिससे इनकी बोन्स बहुत ही कमजोर हो गई थी और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से अभी तक किसी को भी मार्स पर भेजा नहीं गया है, क्योंकि अगर किसी भी एस्ट्रोनॉट ने 7 महीने से ज्यादा का समय स्पेस में बिताया तो वो मार्स में जाकर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से वो मर भी सकते हैं। हालांकि आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी तो यूज की जा सकती है, तो आपकी बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने से एस्ट्रोनॉट को और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब तक इस डिस्टेंस में लगने वाले समय को कम ना किया जाए, तब तक किसी को भी मार्स पर भेजना सेफ नहीं है लॉजिकली। लेकिन हाँ, नासा ने इसका एक बहुत ही सटीक सोल्यूशन खोज निकाला है। नासा ने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन बनाना शुरू कर दिया है।
नासा के पास 2 तरह के रॉकेट इंजन्स के डिजाइन तैयार हैं। यहाँ तक कि उसमें से एक का तो सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इनमें से एक है न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन और दूसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन। वैसे तो न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन किसी नॉर्मल केमिकल इंजन से कहीं ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन ज्यादा एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे होता है, ये समझने के लिए आपको इसका काम करने का तरीका समझना होगा। दरअसल ये रॉकेट सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत अधिक हीट प्रोड्यूस करता है। फिर जैसे ही रिएक्टर के बीच में से लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे पास किया जाता है, वैसे ही हीट की वजह से लिक्विड हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है और फिर रॉकेट के नोजल से बहुत ही हाई स्पीड में बाहर आ जाता है। वैसे ये आपको कुछ केमिकल इंजन जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। किसी भी रॉकेट की एफिशिएंसी को समझने के लिए इंजीनियर्स स्पेसिफिक इंपल्स का यूज करते हैं। इसे मेजर करने के लिए थ्रस्ट फोर्स को फ्यूल फ्लो रेट से भाग देते हैं। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊं क्या है। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी जल्दी नोजल से फ्यूल बाहर आएगा, उसका स्पेसिफिक इंपल्स उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बाहर आने वाले फ्यूल की स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। अब जहां एक और नॉर्मल कंबशन इंजन में बाहर निकलने वाले फ्यूल की स्पीड सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन में फ्यूल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से बाहर आता है। अब जब इसकी स्पीड नॉर्मल इंजन से 2 गुनी है, तो डेफिनेटली स्पेसिफिक इंपल्स और एफिशिएंसी भी नॉर्मल इंजन से 2 गुना ही होगा। अब इससे आप ये समझ गए होंगे कि ये मेथड नॉर्मल केमिकल इंजन से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन हाँ, ये उससे बहुत ज्यादा अच्छा जरूर है। इसी तरह न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन के एनर्जी प्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, बस इसमें एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की जगह पे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल के इस नियॉन एटम को आयोनाइज्ड करके उसे नोजल से बाहर निकालकर एक्सेलरेशन जनरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज सबसे अलग होती है और वो है बाहर निकलने वाले नियॉन की स्पीड, जो कि 40 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब नॉर्मल केमिकल इंजन से 10 गुना ज्यादा और न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन से पूरे 5 गुना ज्यादा। और जैसे कि आप समझ ही गए हैं कि रॉकेट की एफिशिएंसी उसके नोजल से बाहर आए फ्यूल से पता चलती है, तो उस हिसाब से ये इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर इंजन भी 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। और इसी के भरोसे नासा ने यह दावा किया है कि वो 100 दिन के भीतर इंसान को मार्स तक पहुंचा सकते हैं। यस, अब आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी इतनी कारगर है कि इससे हम सिर्फ 4 सालों में ही हमारे सबसे दूर के ग्रह यानी कि प्लूटो तक भी जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 4 सालों में। अब आपको बता दें कि 4 साल सुनकर भले ही आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि न्यू होरिजन स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो तक पहुंचने में पूरे 10 साल लग गए थे। ये एक मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट था जिसने हमें प्लूटो तक जाकर वहां की रियल इमेजेस सेंड करी थी। अब आपको बता दें कि नासा के बहुत से सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रिक आयन इंजन्स ही यूज करे जाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये पहले से यूज हो रहे हैं, तो अभी तक हमने इसका यूज रॉकेट इंजन में क्यों नहीं किया? दरअसल दोस्तों, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फ्यूल की वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है, लेकिन एक और चीज है इसमें जो बहुत मायने रखती है, और वो है थ्रस्ट, जो कि फ्यूल की स्पीड नहीं बल्कि बाहर निकलने वाले फ्यूल की क्वांटिटी पर निर्भर करती है। आयन इंजन्स में स्पीड भले ही ज्यादा हो, लेकिन बाहर फेंके गए फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है, और यही कारण है कि आयन इंजन से बना रॉकेट अर्थ से लिफ्ट ऑफ भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, लेकिन स्पेस में पहुंचने के बाद ये इंजन इफेक्टिवली काम जरूर करते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि इसमें यूज होता है हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम आइसोटोप। इसे अर्थ पर ही कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर इन्हें स्पेस इंजन में लगा दिया गया तो वहां कोई हादसा हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स बेवजह ही अपनी जान गंवा देंगे। और इन्हीं सब रिस्क फैक्टर को देखते हुए रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कॉस्मोस ने अपने स्पेस प्रोग्राम में न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने का प्लान कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने भी इन रिस्क पर गौर किया और उसने भी स्पेस इंजन में न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करने पर काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। नासा जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर के यूज को सेफ बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर इंजन होने के बावजूद भी 100 दिन स्पेस में रहना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि उसका सोल्यूशन भी नासा ढूंढ ही लेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करना नासा के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
अगर रॉकेट को एक कांस्टेंट 9.8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक्सेलरेट किया जाता है तो स्पेसलिफ्ट के अंदर एक अर्थ जैसी ग्रेविटी का एहसास होने लगता है। हालांकि लो ग्रेविटी का असर फिर भी एस्ट्रोनॉट्स पर पड़ेगा, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने सालों में इंसानों के कदम मार्स पर पड़ेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।